वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे जो मौजूदा सूरत हाल आलमी सतह पे बन रही है। पहले तो हमने ये देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का दौरा है रशिया, 23 साल के बाद ये तारीख रकम हुई और कल वजीर आजम पाकिस्तान का जिस अंदाज से पुरतफाक तरीके से इस्तकबाल हुआ, रेड कारपेट दिया गया और हमने ये भी देखा कि बड़ा गर्मजोशी के साथ मामला नजर आया। लेकिन आज जिस तरीके से सूरत हाल अनफोल्ड हुई है वो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। आज अगेन रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला थे जिसके बारे में उम्मीद ये थी कि अब कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो रहे हैं, इसमें एक नई शिद्दत देखने में आई और कहा तो ये जा रहा है कि दुनिया को एक और बड़ी जंग की तरफ धकेल दिया गया। इसमें कहां तक सच्चाई है और इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे? वजीर आजम पाकिस्तान का जो दौरा है रशिया है, अब इसके हवाले से क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा? इसी हवाले से हमें ज्वाइन करें जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब मामूर साहब, मामूर मुस्तफा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। मामूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर पहले तो इट्स वेरी ऑनर्ड कि पाकिस्तान को 23 साल बाद रशिया के साथ का दौरा मिला और एक कहीं ना कहीं जो एक आइस थी वो ना सिर्फ मेल्ट डाउन हुई बल्कि नए रिलेशनशिप्स बन रहे थे। कौम में खुशी भी थी लेकिन वो खुशी शायद ज्यादा देर पा नहीं हो पाई। जी बिल्कुल कुछ इस तरह है कि आइस ब्रेकर तो ये आई सपोज लास्ट 99 में नवाज शरीफ की विजिट थी, उसके बाद आपके मुशर्रफ ने विजिट किया था, जरदारी ने विजिट किया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का वो सारी अनऑफिशियल विजिट्स थी और ये आई थिंक पहली ऑफिशियल विजिट थी इन द लास्ट 23 इयर्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस विजिट के बारे में जो दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो ये विजिट जो सुनने में आया है रिपोर्टेडली, ये पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने बड़ा जोर लगा के खुद इंसिस्ट किया था, मांगा था और काफी अरसे से कुछ महीनों से ये उस पर काम कर रहे थे। रशिया ने ऑब्लाइज नहीं किया था, लेकिन रशिया ने कुछ इसकी टाइमिंग इस तरह की कि ये जो इंटरनेशनल ग्लोबल यूक्रेन का क्राइसिस इस वक्त है और जो कि एक जंग में तब्दील हो चुके हैं इस वक्त तक, रशिया ने बड़े टाइमिंग के साथ आपको कहा कि आप आ जाएं और पाकिस्तान उसमें बेसिकली अगर देखा जाए जियोपॉलिटिकली तो पाकिस्तान के लिए बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है था कि अगर वो नहीं जाता इट वुड ऑफेंड रशिया, अगर वो जाता है इट वुड ऑफेंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि उनकी स्टेटमेंट से भी हमें अंदाजा हो गए, उनके स्पोक्समैन ने जो दी है रिसेंटली इमरान खान की विजिट पे अमेरिका के। तो जी पाकिस्तान के लिए ये थोड़ा सा ऑड हो गया। दौरा तो 2 दिन का था, बट वी वर सॉर्ट ऑफ कॉट राइट इन द मिडल, कि मतलब हम जाना तो चाहिए था लेकिन ये टाइमिंग कुछ इत्तेफाक से ऑड हो गया। सिर्फ ओनली मॉस्को को पता था किस टाइम क्या होना है, क्योंकि जंग एक दिन से स्टार्ट नहीं है, ये 2014 से ये सिलसिला चल रहा है। तो रशिया ने जो रिएक्ट किया है तो उनका एक रिएक्शन आया है, ऑब्वियसली उस मुल्क को थ्रेट थी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त उधर होना पाकिस्तान के लिए अगर देखें तो हमने गेन कुछ नहीं किया। वी माइट हैव लॉस्ट समथिंग इन द सेंस के जो वेस्ट है, जो अमेरिका है, जब ये लोग वापस आएंगे तो दे वर नॉट रियली प्लीज्ड विद इट। दैट मींस इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान का रशिया में होना पाकिस्तान के मौकफ के ऊपर भी सवालात उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया का अमन तो डिस्टर्ब हुआ इससे। जी बिल्कुल। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान अपने आप को इन द रीसेंट पास्ट अमेरिका सेंट्रिक पोजीशन से वो चाइना सेंट्रिक और रशिया के साथ भी अपने मतलब पाकिस्तान इज लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट और अपने नेबरहुड में अलायंसेस के लिए। अब पाकिस्तान ने इसको इसमें थोड़ा आइस ब्रेकर्स पहले भी थे, इन लोगों ने रशिया के साथ जॉइंट ट्रेनिंग भी की है, मिलिट्री की एक्सरसाइजेस भी हुई हैं। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान और रशिया की आपस में थोड़ी सी आइस मेल्ट हो रही है जी। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली ये 2 बड़े हाथियों की लड़ाई है और उसके अंदर पाकिस्तान एक बहुत छोटा प्लेयर है और पाकिस्तान का इस वक्त रशिया में होना उसने ऐसा इंप्रेशन दिया है कि एज इफ जो दुनिया में पाकिस्तान इज पार्टी ऑफ ऑल दिस थिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी ऐसा इंप्रेशन जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान एंडोर्स करता है, हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान रशिया किसी यूक्रेन के एक्शन को उन्होंने एंडोर्स किया है, लेकिन एंडोर्स नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान देखिए इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान एंडोर्स करे या अपोज करे इट रियली डज नॉट मैटर,
बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट मैटर राइट नाउ। पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना वीक है कि और डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है कि पाकिस्तान को तो मौके चाहिए इन लोगों के साथ, इन ममालिक के साथ अपने बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए उधर से अमेरिका से आप आइसोलेटेड हैं, अमेरिका बात करता है तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बात नहीं कर रहा, वो बैकडोर बात करता है, वो आपकी फौजी लीडरशिप के साथ बात करता है, पेंटागन बात करता है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक कोई वो आइस नहीं ब्रेक हुई। दूसरा, यूरोप ने आपको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, यूरोप से आपके इन्विटेशंस नहीं आ रहे। तो आपके पास ले लेके या ये चाइना बच जाता है, चाइना जो वो भी आपसे नाराज है सीपेक की स्लो डेवलपमेंट की वजह से, और फिर रशिया बच जाता था, और ये आपके इमीडिएट नेबरहुड में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान वहां इस वक्त करने क्या गया है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो ये है कि एजेंडा क्या होगा। अगर आप सवाल ये है कि वहां पाकिस्तान क्या करने गया। पाकिस्तान डेफिनेटली वहां गया तो पाकिस्तान के जहन में कुछ ना कुछ तो होगा कि वहां हम जाके कुछ हासिल करना चाहते हैं। और दूसरा इसका एक और सवाल ये भी होगा कि रशिया तो ये जानता था, मॉस्को तो जानता था कि ये कल अटैक होने जा रहा है, एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, तो ऐसे टाइम पे पाकिस्तान को आप बुलाने की क्या जरूरत थी? इसको एक्सटेंड किया जा सकता था। जी, उसको पहले मैं आपका इस बात का जवाब देता हूं कि रशिया की क्या जरूरत थी इस टाइम में। रशिया ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया है। पाकिस्तान का ये दूसरा इंसिडेंट हुआ है कि अभी हाल ही में, जैसे मैं मिसाल देता हूं कि चाइना में वो जो गेम्स हो रही थी ओलंपिक, विंटर ओलंपिक्स, तो उसके अंदर उन्होंने सारे वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया। उसके अंदर पूरे वेस्ट ने, स्टार्टिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, और यूरोप ने भी बॉयकॉट कर दिया। अब चाइना के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी, और उसने फिर अपने इर्द गिर्द के जहां जहां उनका इन्फ्लुएंस था उसके अंदर फिर उन्होंने पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया। Although they were not very happy with Pakistan, but still they extended that diplomatic protocol, और वो उनका दौरा था। उसमें चाइना को फायदा ये हुआ कि वो तस्वीरें आपने देखी होंगी जहां वर्ल्ड लीडर्स खड़े हैं जी, और चाइना ने अपने बहुत सारे ममालिक के लीडर्स जमा कर लिए थे एक मैसेज भेजने के लिए टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहां पाकिस्तान का रोल ये था कि चाइना को सपोर्ट करे। पाकिस्तान का रोल कुछ ऐसा ही लग रहा है रशिया के साथ भी। पाकिस्तान नोइंगली और अननोइंगली they've been asking for this meeting। उनको एक डेमो गुमान में भी नहीं था कि मॉस्को का भी यस कर देगा। मॉस्को ने इनको बुला लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जी, ये मॉस्को को पता था कि मॉस्को ने क्या एक्शन लेना है और क्या होने जा रहा है, और मॉस्को के साथ भी ऐसी पोजीशन है कि मॉस्को ने ये इंप्रेशन देना है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि इट्स बिजनेस एज यूजुअल विद देम। लोग आ रहे हैं, दूसरे ममालिक से लीडर्स आ रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, इट्स ऑल इन डेज वर्क, नंबर 1। नंबर 2, they're not isolated, ठीक है जी। नंबर 3, जो आपका पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस वहां हो जाती है कि अमेरिका जो इस वक्त पाकिस्तान को आर्म ट्विस्ट कर रहा है IMF के थ्रू और फैटिफ के थ्रू, तो वहां पे बड़ा हमारी एक की प्रोमिनेंस आ जाती है कि जब भी फैटिफ की बात आती है तो पाकिस्तान इज टॉक ऑफ द टाउन। अब पाकिस्तान को अभी भी उन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। रशिया के लिए फायदा ये हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान को बुला के एक, वो कहते हैं ना, टैक्टिक सिग्नलिंग की है दुनिया को और पर्टिकुलरली अमेरिका को कि देखिए कि आप यहाँ से आपका एलाय शिफ्ट होके हमारे पास हमसे कुर्बतें बढ़ा रहा है। तो ये रशिया ने इस तरह बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। और पाकिस्तान, अगर मैं देखता हूँ जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ऑल्दो ये मीटिंग पाकिस्तान मांग रहा था, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस आना और उसको इन्विटेशन आना, फाइनली ये बड़ा एक टैक्टिकल मूव कि इस वक्त पाकिस्तान को ओके करके उनको बुला लिया। बट मामूर साहब, पाकिस्तान क्यों मांग रहा? तो अगेन सवाल तो यही है, क्या पाकिस्तान को कुछ हासिल होना है रशिया से इस वक्त? जी देखिए, पाकिस्तान के पास कुछ एजेंडा पे चीजें हैं रशिया के साथ। पाकिस्तान का सबसे इस वक्त जो प्राइमरी मोटिव है कि पाकिस्तान हैज टू बी सीन कि वो डिप्लोमेटिकली ग्लोबली आइसोलेटेड नहीं है। पाकिस्तान के साथ ये बहुत बड़ा इशू हुआ है। अनफॉर्चुनेटली आपके फॉरेन ऑफिस में आपकी पुअर प्लानिंग, लैक ऑफ विजन, आपकी गलत स्टेटमेंट्स, गलत फोरम्स पे, और सबका बड़ा बैकलैश आया है। और पाकिस्तान का अभी मैंने आपको समराइज करके दिया था कि पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा कोल्ड शोल्डर है, यूरोप से कोई खास गर्मजोशी नहीं है, यूरोपीय ममालिक से, मिडल ईस्ट के साथ भी इनके नरम गरम हैं, UAE, सऊदीज को भी इन्होंने फेंड किया था थोड़े अर्से पहले। अब उन्होंने
थोड़ा सा आइस ब्रेक किए जब उनको जरूरत थी पाकिस्तान की, उन्होंने भी पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था जब MBS को सपोर्ट की जरूरत थी। तो अब चक्कर ये पाकिस्तान को ये दिखाना है कि हम भी मतलब पाकिस्तान को इंगेज किया जा रहा है इंटरनेशनली। अब रशिया के साथ पाकिस्तान के एजेंडे पे दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि प्रॉबेबली उन्होंने वहां ये डिस्कशन में आया होगा कि जो गैस पाइपलाइन जो कि रशिया ने प्रपोज की थी और पाकिस्तान इस पे एज यूजुअल सोया हुआ था बड़े सालों से, तो पाकिस्तान ने गालिबन क्योंकि पाकिस्तान में गैस का क्राइसिस बहुत है, ये कराची टू कसूर जो लाइन बिछनी थी और इसकी फंडिंग कहाँ से आनी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने फंडिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क्स करके उसको बिल्कुल फाइल को साइड पे लगा दिया था कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। तो अब परहैप्स ये उसमें चेंज आया है कि मे बी दे वुड एंगेज रशियन कंपनीज जो कि इसको फंड करेंगी और पाइपलाइन को। So we seeing any investments coming from Russia to Pakistan? जी रशिया से इन्वेस्टमेंट इस तरह आएगी कि अगर फॉर एग्जांपल रशियन कंपनीज इंटरेस्ट लेती हैं पाकिस्तान में और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अकोमोडेट करती है कि ये आप मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें और ये पाइपलाइन बिछाइए और उसका रिटर्न लीजिए कुछ सालों तक, तो लेकिन वो भी दूर की अभी बात है क्योंकि अभी तक ये सिर्फ पेपर्स पे ऑन पेपर्स है और अभी भी कोई फॉर्मल उसका एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ टू माई नॉलेज। एक अंडरस्टैंडिंग है लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग बड़े सालों से स्टैंड कर रही है। अगेन मामूद साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई MOU साइन नहीं हुआ, कोई MOQ साइन नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट इस मीटिंग में साइन नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए इस मीटिंग में अभी तक हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई ज्वाइंट कम्युनिके नहीं आया, कोई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो रशियन है उसने कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दी अभी तक कि उनकी जो मीटिंग्स हुई है उसके अंदर क्या तय हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा कियास किया जा सकता है कि एजेंडा पे अगर उन्होंने बात की होगी तो गालिबन क्योंकि इसमें रशियन इंटरेस्ट भी है और पाकिस्तान का भी अपना इंटरेस्ट है अपनी एनर्जी नीड्स का, तो गैस पे एक प्रोजेक्ट है जिस पर बात हुई होगी। दूसरा अफगानिस्तान, क्योंकि रशिया के बिल्कुल साथ है, हमारे बिल्कुल साथ है, तो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी पे बात हुई होगी कि हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं और जॉइंटली हम मिल के और पर्टिकुलरली चाइना के साथ मिल के ये तीनों प्लेयर्स कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं और ईरान को क्या रोल दे सकते हैं और ईरान को कैसे क्लब इन कर सकते हैं उसको अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में, तो ये भी एजेंडा पे होगा। बट मामूद साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ऐसी सिचुएशन अब जो बन गई है, अगर पाकिस्तान कल को रशिया से आ जाता है, अगर तो पाकिस्तान कुछ क्लेम नहीं करता तो अगेन ये तो इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ क्लेम कर देता है कि पाकिस्तान रशिया से कोई बड़ी डील क्रैक करके आ रहा है या कुछ MOU साइन करके आ रहा है, तो ग्लोबली इसके इंप्लीकेशंस तो होंगे कि पाकिस्तान अगर ऐसे मामले में रशिया के साथ गया, डील्स करके आया, तो शायद पाकिस्तान इज पार्टी टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ ग्लोबली। जी देखिए बात यह है कि यहाँ पे डिफरेंट इंटरेस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, समझने वाली भी बात यह है आपकी जो US बैक्ड एक प्रोजेक्ट है टैपी का जिसमें पाकिस्तान हिस्सा है अजरबैजान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, वो एक पाइपलाइन अमेरिकन कंपनी बिछा रही है। वो बड़े सालों से अफगानिस्तान की क्योंकि उसमें हालात ठीक नहीं थे और वो उस पाइपलाइन ने अफगानिस्तान से गुजरना है, उसने पाकिस्तान तक भी आना है, वो उसने इंडिया तक भी जाना है। तो टैपी का जो प्रोजेक्ट है वो इस खत्ते में सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। ईरान ने इसके एक पैरेलल आपको ऑप्शन दिया था कि आप ईरान से गैस ले लें जो आपको सस्ती भी पड़ेगी और वो इंडिया तक ले जाए। IPI प्रोजेक्ट ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जिस पे काम नहीं हुआ क्योंकि वो लॉबी जैसी थी कि उन्होंने रोक दिया। अब ये रशिया जो है, रशिया इंटरेस्टेड होगा आपको गैस सप्लाई करने में और आप इंटरेस्टेड हैं क्योंकि आपके मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है, आपको गैस चाहिए सस्ते दामों। आप जो LNG ला रहे हैं कतर से वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, और बाय द टाइम वो आती है तो आधा सीजन निकल जाता है। तो उसमें ये तो 3 डिफरेंट इंटरेस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर आके ऐसी कोई अनाउंसमेंट करता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक जनरल MOU तो था, एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ जी वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस पाइपलाइन, बट कभी उसको सॉलिड तरीके से उसको उस पर इन लोगों ने कोई कदम इकदाम नहीं लिए। अब अगर आके पाकिस्तान में कह देता है कि हमारी इस पर बड़ी कोई ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्रेस हुई है, तो जाहिर है इट विल सेंड अ सिग्नल आउट टू ऑल द पार्टीज जिनके इस खित्ते में
एनर्जी के इंटरेस्ट और यकीन तौर पे आईब्रोज रेज होंगी। लेकिन इन वन लाइनर अगर मैं आपसे पूछूं, इस पूरे इवेंट का, पाकिस्तान विजिटिंग रशिया, इस पूरे इवेंट का नेट गेनर कौन होगा, तो वो कौन होगा? नेट गेनर तो इस वक्त मेरी नजरों में तो वो रशिया है, क्योंकि रशिया ने बड़ा अच्छा इंप्रेशन दिया है कि जैसे इट्स बिजनेस एज यूजुअल फॉर देम, और एंड दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, और उनको कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान के लिए इस वक्त क्लेम करना कि हम विनर्स हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की आदत है कि हम छोटा सा विजिट भी कर रहे हैं तो वो वापस आके वो बड़े टॉल क्लेम्स करते हैं, हालांकि उसमें सच्चाई नहीं होती। तो पाकिस्तान के इस वक्त कोई क्लेम करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस होंगे। जी, मतलब देखिए, पाकिस्तान को अगर कुछ मिल भी गया है तो पाकिस्तान बेहतरी इसी में होगी कि पाकिस्तान उस पर थोड़ा खामोश रहे और उसको डिप्लोमेटिकली बैक चैनल के थ्रू वो उसको आगे बढ़ाए, आके पब्लिक में उसको बैंड बजाना शुरू कर दे उसका। अच्छा, ये तो ठीक हो गया, लेकिन मामूद साहब, जस्ट टू से बिफोर यू सेइंग गुड बाय, लेकिन एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा, व्हाट रशिया हैज डिड टुडे, जो अटैक किया यूक्रेन पे, एंड वी सीइंग दीस फुटेजेस कमिंग आउट, इस तमाम तर कार्रवाई का ग्लोबली क्या असर होने जा रहा है? वी ऑलरेडी सीइंग क्रूड ऑयल प्राइस शूटिंग अप, हम देख रहे हैं गोल्ड की प्राइसेस में बड़ा मैसिव इंक्रीज हो रहा है, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, उसमें भी एक बड़ा डिक्लाइन नजर आ रहा है, क्रिप्टो मार्केट आल्सो रिएक्टिंग टू दिस। व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ आफ्टर दिस इवेंट? जी देखिए, इसके सवाल के दो पार्ट्स हैं, एक उसके आफ्टर शॉक्स और आफ्टर इफेक्ट्स, और एक ये रशिया ने क्या किया और क्यों किया। रशिया ने जो इस वक्त किया है, क्वाइट फ्रैंकली उनको ये बहुत साल पहले कर लेना चाहिए था। इनका पोस्ट सोवियत यूनियन कोलैप्स के बाद जब यूक्रेन आजाद था तो ईस्ट यूक्रेन में प्रिडोमिनेटली रशियन पॉपुलेशन ज्यादा है, ऑर्थोडॉक्स। अब उनके बहुत अरसे से वो चल रहे थे अपनी कीव के साथ, और वो सेपरेटिस्टिक मूवमेंट वहां खड़ी हुई थी, तो वहां पे बहुत लड़ाई, मार कुटाई, मारा मारी बहुत थी। तो वहां पे वो हमेशा रशिया को कॉल करते थे कि आइए आप हमें बचाइए। तो 2014 में अमेरिका ने वहां पे कू किया, और जो कि प्रो रशिया गवर्नमेंट थी वहां यूक्रेन में, उसको एक कू के थ्रू उतारा। उसके बाद उन्होंने अपने पपेट्स इंस्टॉल किए वहां पे, पपेट गवर्नमेंट। उस पपेट गवर्नमेंट ने उस दिन से प्रो अमेरिका और एंटी रशिया वॉर ड्रम्स बीट करना शुरू कर दिए, और ये 2014 के बाद से 2022 में अब आके उसका वो रिएक्शन हुआ है कि वो उस स्टेज पे आ गया है कि ये हुआ क्यों है। यूक्रेन ने कहा कि हमें नेटो का मेंबरशिप चाहिए। नेटो का रशिया के साथ एग्रीमेंट था कि हम रिवर एल्बा की दूसरी तरफ बिल्कुल अपने आप को एक्सपैंड नहीं करेंगे, लेकिन ओवर द इयर्स आपने देखा कि अमेरिका ने नेटो को जो लीड करते हैं, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 14 दफा उसको एग्रीमेंट को तोड़ा है, और 14 मुल्कों में जाके उनको शामिल किया है नेटो में। बेसिकली ये रशिया का घेराव कर रहे हैं। अब रशिया के बिल्कुल राइट नेक्स्ट डोर उनका बॉर्डर है कॉमन यूक्रेन का, तो रशिया अब घिर गया है। उसके सारी जो पुरानी पोस्ट वो जो सोवियत स्टेट्स जो बनी थी, वो सारे नेटो के मेंबर्स हो गए हैं, और यूक्रेन एक आखिरी रह गया था। यूक्रेन इस बात पे इंसिस्टेंट है कि जी हमने नेटो मेंबरशिप लेनी है। अमेरिका ने वहां लाके अपने सोल्जर्स डंप कर दिए, उनको आर्म करना शुरू कर दिया। तो अब रशिया के लिए एक बड़ा, वो कहते हैं ना, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, बका की जंग हो चुकी थी। तो इस वजह से उन्होंने रिएक्ट किया है उसको सिग्नल देने के लिए कि दिस इज वेयर वी आर पुटिंग अ फुट डाउन, और आप बीच में इन्वॉल्व ना हो, और ब्ला ब्ला। अब होगा कैसे, जैसे आप फैसला करते जी, वॉर जब भी होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, उसके बड़े रिपरकशंस होते हैं। इमीडिएटली ऑयल आपने देखा होगा, क्रूड चला गया था, आई थिंक ब्रेंट वेंट अप टू $99 पर बैरल, वो ट्रेड हो रहा है। अब शायद इससे भी ज्यादा, जब लास्ट मैंने चेक किया था तो 99 था। तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आएगा कि दुनिया में पेट्रोल की और ये आपकी एनर्जी की, फ्यूल की प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी। और पाकिस्तान भी, पर्टिकुलरली पाकिस्तान जो पहले वी आर ऑलरेडी डीलिंग फ्रॉम द आफ्टर इफेक्ट्स, जो अभी हमें शॉक्स दे रही है गवर्नमेंट, कभी बिजली को बढ़ा देती है, कभी फ्यूल बढ़ा देती है, अब और बढ़ेगा। अच्छा, इसके बाद जी क्रिप्टो मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स और ये सारे ऑब्वियसली दे वुड रिएक्ट, बट वो रिएक्शन उनका किसी हद तक होगा। देखिए, सैंक्शंस लग रहे हैं, यूरोप में अभी बड़े उसको देखभाल के सैंक्शंस लगा रहे हैं। यूरोप रशिया की एनर्जी पे डिपेंडेंट है,
यूक्रेन के अंदर से भी पाइपलाइन जारी हैं जो रशिया बैक है, जो यूरोप को उनकी गैस सप्लाई करता है। ये ऑलमोस्ट 70-75% गैस पूरी नीड्स रशिया पूरी करता है, particularly इन विंटर्स। तो वो लोग भी सिलेक्टिव होकर चेरी पिक करके वो सैंक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि वो एनर्जी वाली साइड पे ना लगाए। एक एनर्जी को जो डेट किया है वो ये है कि उनका जो नॉर्थ स्टॉर्म 2 का प्रोजेक्ट था, जो कि रशिया डायरेक्टली जर्मनी के साथ उसको गैस सप्लाई करना था, तो उन्होंने उस कंपनी पे सैंक्शंस लगा दिए जो कि ये तो ठीक है, लेकिन मामूर साहब ये बताएं कि क्या ये जो सूरत हाल आज हुई है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि ये किसी और बड़े इवेंट में तब्दील हो जाए, या इसमें मजीद हम देखें कि तनाव बढ़ता हुआ नजर आए? जी बिल्कुल, इसमें इट हैज ऑल द पोटेंशियल ऑफ हैविंग अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। उसकी वजह ये कि आज जैसे अब से थोड़ी देर पहले जब रशियन टैंक एंटर किए थे तो उसके अंदर लोगों ने शोर मचा दिया कि बेलोरशिया से वो आ रहे हैं। अब बेलोरशिया के थ्रू वो टैंक एंटर हुए हैं और वो फोर्सेस एंटर हुई हैं रशियन, और बेलोरशियंस भी उसमें इनफैक्ट शामिल हैं, लुकाशेंको के लोग। अब इशू ये है कि अगर तो वेस्ट ने इन लोगों को ज्यादा प्रोवोक किया और बहुत ज्यादा रिएक्शन आया कि जी उन्होंने काउंटर बम्बार्डमेंट करने शुरू कर दिया, काउंटर इंसर्जेंसी मूवमेंट रशिया के खिलाफ, तो ये बढ़ेगी। इसमें डिफरेंट मुल्क इन्वॉल्व होंगे। नेटो इस मौके की तलाश में ऑलरेडी बैठा हुआ है कि जी कोई जरा से भी थोड़ी चिंगारी भड़के तो हम पूरे यूरोप को आग लगा दें, क्योंकि आधे से ज्यादा यूरोप तो नेटो का मेंबर है और सारे सब ये कह रहे कि आर्टिकल 4 को इन्वोक किए करें, तो लेकिन वो इन्वोक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी यूक्रेन उनका मेंबर नहीं है ऑफिशियल। तो मतलब वो बैठे हुए हैं। अगर तो ये लोग डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल करते हैं और एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक के बाद पुतिन वहां रुक जाता है और उससे आगे बढ़ता नहीं, जो उनकी स्टेटेड पोजीशन है इस वक्त कि हम सिर्फ स्टेबलाइज करने जा रहे हैं डोनबास को, तो वहां फिर बात कंटेन की जा सकती है, वहां नेगोशिएटिंग टेबल पे आ सकते हैं लोग, और आना अल्टीमेटली इधर ही पड़ेगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज का हल नहीं होता। लेकिन अगर ये लोग नहीं मानते तो आई थिंक रशिया इज प्रिटी प्रिपेयर्ड टू गो ऑल इन, और उसके अंदर अगर दे गो ऑल इन तो फिर मतलब इसमें दूसरे मुल्क को इन्वॉल्व होंगे, फिर ये आग फैलेगी जो जिसका इम्पैक्ट हम तक भी आएगा। ये बड़े अलार्मिंग होगा अगर ये सारी कुछ सिचुएशन होती है। मामूर मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे, यकीन तौर पे ये जो कुछ बता रहे हैं ये चीजें हो रही हैं और ये अलार्मिंग सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। अगर इस मौजूदा सूरत हाल में बात की जाए तो यहाँ जो कुछ नजर आ रहा है हो उससे काफी कुछ ज्यादा रहा, पस पर्दा जो मामलात हैं अभी उसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ये बात यकीन है कि पाकिस्तान का जो रशिया का जो दौरा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, इससे शायद पाकिस्तान को उतना कुछ हासिल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन रशिया ने इसमें भरपूर गेन किया। और कहीं ना कहीं जो एक मैसेज रशिया की तरफ से दिया गया कि वॉट एवर इट इज गोइंग टू हैपन, रशिया के जो मामलात हैं इंटायर डिफरेंट कंट्रीज के साथ वो वैसे ही नॉर्मलाइज होते हुए चलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।